तो आज बात करते हैं बांग्लादेश के एक ऐसे चुनाव की जो सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे सकता है। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसके किरदार, जिसके दाव पेच और उसका जो अंजाम होगा, उसका असर रीजनल और ग्लोबल दोनों लेवल पर बहुत गहरा होने वाला है। 35 साल, अब अंदाजा लगाइए, पूरे 35 सालों तक बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ दो महिलाओं के आसपास घूमती रही। एक तरफ शेख हसीना और दूसरी तरफ खालिदा जिया। 1991 से लेकर अब तक सत्ता का खेल बस इन्हीं दोनों के बीच ही चल रहा था। लेकिन अब सोचिए, एक पूरी पीढ़ी में पहली बार ये दोनों ही चेहरे पॉलिटिकल सीन से बाहर हैं। बांग्लादेश अब एक बिल्कुल नए लीडर की तलाश में है। और ये बदलाव, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो ऐतिहासिक है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए पहले समझते हैं उन ड्रामेटिक घटनाओं को जिन्होंने दशकों पुरानी सरकार को ही गिरा दिया। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2024 के बीच में, जब स्टूडेंट्स के जबरदस्त प्रोटेस्ट ने सत्ता की नींव ही हिलाकर रख दी। नतीजा, प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। उनकी जगह आई एक अंतरिम सरकार जिसे लीड कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। और अब उन्हीं की जिम्मेदारी है कि देश को 2026 के इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए। अब जब पुराने दिग्गज हट गए तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम तो बन ही गया है। तो सवाल ये है कि इसे भरने कौन आ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि सत्ता की इस लड़ाई में नए खिलाड़ी कौन कौन हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले संसद का थोड़ा हिसाब किताब देख लेते हैं। यहाँ कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 पर होता है डायरेक्ट इलेक्शन और बाकी की जो 50 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और हाँ, ये बात भी याद रखने वाली है कि देश की 91% आबादी मुस्लिम है, जिसका असर जाहिर है चुनावी नतीजों पर सीधे सीधे पड़ता है। अब शेख हसीना की आवामी लीग तो रेस से बाहर है। तो ऐसे में दो बड़े गठबंधन सामने आए हैं। एक तरफ है बीएनपी का गठबंधन, जिसे लीड कर रहे हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, और दूसरी तरफ है जमाते इस्लामी का गठबंधन, जिसकी कमान शफीकुर रहमान के हाथों में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जिस स्टूडेंट मूवमेंट ने ये सब कुछ शुरू किया था, वो आज इस पॉलिटिकल चेसबोर्ड पर कहाँ खड़ी है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि स्टूडेंट्स की बनाई पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी 300 में से सिर्फ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमात-ए-इस्लामी गठबंधन के साथ एक डील कर ली है, जिसके तहत उन्हें बस इतनी ही सीटें मिली हैं। लेकिन जमात के साथ ये जो गठबंधन हुआ ना, वो कई स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। जमात की जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है, उसको लेकर मूवमेंट के अंदर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई और नतीजा, 9 बड़े स्टूडेंट लीडर्स ने पार्टी ही छोड़ दी और अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर गए हैं। चलिए अब जरा बांग्लादेश से बाहर निकलकर देखते हैं, इसका पड़ोसी देश भारत, वो इस चुनाव को इतनी चिंता से क्यों देख रहा है? आखिर मामला क्या है? देखिए, भारत के लिए ना दोनों ही गठबंधन एक तरह की पहेली है। एक तरफ बीएनपी है जो बॉर्डर किलिंग्स और पानी के बंटवारे जैसे सेंसिटिव मुद्दे उठा रही है, और ये तब हो रहा है जब 2026 में गंगा जल संधि खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जमात है जिसकी हिस्ट्री पाकिस्तान समर्थक रही है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चिंता है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ रीजनल नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश अमेरिका और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स के बीच खींचतान का एक नया अखाड़ा बन गया है। और इस सब के सेंटर में है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाले सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स पर है। और इस पूरे इलाके की जो चाबी है ना, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है, एक चोक पॉइंट जो समझिए ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। यहाँ से जो ट्रेड होता है उसकी वैल्यू आपको हैरान कर देगी। हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का सामान यहाँ से गुजरता है। मतलब ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजिक कहावत है, जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वही एशिया पर राज करेगा। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए इतनी बेचैन हैं। और इस पूरी रेस का सेंटर पॉइंट है सेंट मार्टिन्स आइलैंड।
ये बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा बांग्लादेशी द्वीप है जो अमेरिका के लिए एक बहुत ही कीमती स्ट्रेटेजिक बेस बन सकता है। यहाँ से वो पूरे रीजन पर नजर रख सकता है। और बातें तो ये भी हो रही हैं कि शेख हसीना ने इसी द्वीप को अमेरिका को देने से मना किया था और शायद यही उनके सत्ता से बाहर होने की एक बड़ी वजह बना। और देखिए, अमेरिका इस चुनाव में सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रहा। बांग्लादेश में जो अमेरिकी एम्बेसडर हैं वो पर्दे के पीछे बहुत एक्टिव हैं और हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो बीएनपी के तारिक रहमान हों, जमात के शफीकुर रहमान हों या फिर अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस, अमेरिकी एम्बेसडर ने सबसे बात की है। इससे क्या पता चलता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हर हाल में सेफ रखना चाहता है। और अमेरिकी असर के नतीजे तो दिखने भी लगे हैं। जो अंतरिम सरकार है उसने 8 साल के बैन के बाद अमेरिकी जीएम कॉर्न का इंपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एक सीक्रेट डील पर भी बातचीत चल रही है और ये सब चुनाव होने से पहले ही हो रहा है। तो इन सारे डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल प्रेशर्स के बीच बांग्लादेश आज एक चौराहे पर खड़ा है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस चुनाव का असली मतलब है क्या। ये इलेक्शन सिर्फ एक नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो देश के भविष्य की दिशा और उसकी सॉवरेनिटी यानी कि उसकी संप्रभुता की लड़ाई है। एक तरफ देश की अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी मजबूरियां हैं, और दूसरी तरफ बाहर की ताकतें हैं जो देश को अपनी अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या बांग्लादेश अपना भविष्य खुद चुनेगा या फिर उसका भविष्य कोई और उसके लिए चुनेगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, इस चुनाव का नतीजा सिर्फ बांग्लादेश पर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ने वाला है।